विकास की कौन कौन योजना क्रियान्वित करनी चाहिए, किस प्रकार। गीता के 18वें अध्याय के अनुसार बोल रहा हूं। अब तक मैंने कहा वेदादि शास्त्र सम्मत विज्ञान की तिलांजलि देकर तमोगुण रजोगुण की प्रगल्भता की दशा में जब विज्ञान को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो विकास के नाम पर विस्फोट होता है। ऐसी स्थिति में विकास के पक्षधर जितने राजनेता हैं या सामाजिक संस्थान के व्यक्ति हैं उनको ध्यान देना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय के आधार पर पहला ध्यान यह देना चाहिए, कुछ कार्य ऐसा प्रारंभ करना चाहिए, कुछ योजना ऐसी प्रारंभ करनी चाहिए जो आरंभ मध्य और अंत तीनों में सुखद हो। मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, तत्काल प्यास की निवृत्ति हुई, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि बल का संचार हुआ और अंत में तृप्ति हुई। एक बार पानी पीने से कई घंटे तक व्यक्ति प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से परिपुष्ट जीवन रख सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ योजना ऐसी क्रियान्वित करनी चाहिए तत्काल सुख दे, आगे चलकर भी सुख दे और अंत में भी दुखप्रद ना हो। वह शासन तंत्र टिकाऊ होता है। नहीं तो विचित्र बात है, भारत में अमुक पार्टी की असफलता यदि आपकी सफलता बनती है और आपकी असफलता यदि अमुक पार्टी की सफलता बनती है, आपकी व्यक्तिगत पहचान क्या है, आपकी पार्टी की पहचान क्या है। सामने वाले व्यक्ति की असफलता अगर मेरी सफलता बन जाती है, मेरी असफलता अगर सामने वाले की सफलता बनती है, हमारी कोई पहचान नहीं है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात कौन सी, अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम, व्यायाम करना है, विद्या अध्ययन करना है, संयम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सब कार्य ऐसे हैं जो आरंभ में विष के समान लगते हैं, लगते या नहीं, परिणाम में अमृत के समान सिद्ध होते हैं। जनता के सामने स्पष्टीकरण कर देना चाहिए, कुछ कदम राष्ट्र के हित में, विश्व के हित में हमको ऐसा उठाना है, हम उठा रहे हैं दूरदर्शिता पूर्वक। इस समय भले ही कष्ट का अनुभव हो, लेकिन परिणाम में वह अभियान आपके लिए, सबके लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सुखप्रद होगा। मैंने संकेत किया। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है, अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव, खुजलाइए, इस समय तो बहुत अच्छा लगेगा, बाद में रोना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसे अभियान चला दिए जाते हैं राजनेताओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा या घर के मुखिया के द्वारा। क्या आरंभ में तो बहुत अच्छा लगता है, परिणाम बिल्कुल विपरीत होता है। एक आरंभ ऐसा होता है मोहक मोहक मोहक, ध्यान गया आपका, आरंभ में भी मोहक, केवल आश्वासन ही आश्वासन, मध्य में भी मोहक, केवल आश्वासन ही आश्वासन, अंत में भी मोहक, केवल आश्वासन ही आश्वासन। ऐसा अभियान कभी भी नहीं चलाना चाहिए। दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ है ना ये, तो मैं आंध्र का नाम ले लूं, उड़ीसा का नाम ले लूं। 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल, चंद्रा बाबू उनके ससुर जी, चंद्रा बाबू अब जीवित है, उनके ससुर जी जहाँ हो ध्यान दे, ये नवीन पटनायक जी ध्यान दें। 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल आप सुलभ कराइए। हम सब के हितैषी हैं, सबको स्वस्थ देखना चाहते हैं, स्वावलंबी सुबुद्ध देखना चाहते हैं, लेकिन श्रम की अपेक्षा समाज के उत्कर्ष के लिए है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सहयोग का। और जिनको आप 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल सुलभ कराते हैं, उस चावल के उपभोक्ता कहीं नशीली वस्तु के आदी तो नहीं बन जाएंगे, आलसी भी बन सकते हैं और मादक द्रव्यों के आदी भी बन सकते हैं। राष्ट्र के अपकर्ष में हेतु है। एक उदाहरण देता हूं, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर गोद में ही लिए रहेंगे तो लुंज पुंज रहेगा, लेकिन चलते चलते डगमगा के कहीं गिर पड़ा गड्ढे में तो घायल हो जाएगा। माता क्या करती है, बच्चे को चलाना सिखाती है, उंगली पकड़ के पीछे से सावधान रहती है, बच्चा को घायल भी नहीं होने देती और बच्चा को लुंज पुंज होने से बचा लेती है। ठीक इसी प्रकार किसी भी वर्ग
या किसी भी व्यक्ति के विकास की परियोजना अगर कोई शासन तंत्र चलाता है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि स्वावलंबन के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर कहीं उसका भी अपकर्ष न हो जाए। अभी बीपी सिंह के शासनकाल से लेकर, बीपी सिंह जी जहाँ कहीं हुए सुन लें, कहीं तो होंगे ये लोग, क्योंकि हम लोग तो देहात्मवादी नहीं है, जीव को नित्य मानते हैं, ऊपर नीचे मध्य कहीं तो होंगे ही। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था धो गच्छन्ति तामसाः। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सावधान होकर, गुप्तचर विभाग सावधान, और मंत्री लोग साक्षी, कोई मेरे वक्तव्य का दुरुपयोग न करे, और होता भी नहीं मेरे वक्तव्य का दुरुपयोग। मैं एक संकेत करता हूँ। क्या संकेत करता हूँ? मैं आरक्षण का पूर्ण पक्षधर हूँ, लेकिन एक सेमिनार या संगोष्ठी होनी चाहिए, आरक्षण का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप क्या हो सकता है और आरक्षण का सबसे विप्लवपूर्ण घातक स्वरूप क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जाए। मैं संकेत करता हूं, हर व्यक्ति की जीविका जहां जन्म से आरक्षित हो, आरक्षण की सर्वोत्कृष्ट विधा है। इसी का नाम सनातन वर्णाश्रम धर्म है, जिससे आजकल सबको परहेज है। समझ गए ना? हर व्यक्ति की जीविका जहां जन्म से आरक्षित हो, वह आरक्षण की सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था है। ध्यान गया? बाल बनाने का काम क्या घर में सेफ्टी रेजर रखकर था? नापित सही बाल बनाते थे या नहीं? इसका मतलब जीविका, उद्योग की दृष्टि से भी देखें, जिनको कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाया गया, सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित होते थे। समझ गए ना? हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया सज्जनों की आरक्षण की वह व्यवस्था सबसे उत्तम मानी जाती है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहां पर सब वर्ण संकर हो गए, कर्म संकर हो गए हजारों वर्ष पहले, उनकी लाचारी है कि विकल्प को तैयार करें। भारत, नेपाल, भूटान की यह लाचारी नहीं है। दिशाहीन सत्तालोलुप राजनीतिक दलों और राजनेताओं के द्वारा जब आरक्षण की विधा नई ढंग से ख्यापित की जाती है, तो 5 दोष होते हैं। जिस दिन आरक्षण की विधा बीपी सिंह के शासन काल में क्रियान्वित हुई, मैं मेरठ में था, मैंने जो वक्तव्य दिया मुख्य संपादकीय पृष्ठ पर, मुख्य संपादक ने उसकी प्रशंसा की। मैं केवल संकेत करता हूँ, व्याख्या का समय नहीं है। वर्तमान जो आरक्षण पद्धति है, जो आरक्षण में अधिकृत हैं, जो अनधिकृत हैं, दोनों के लिए, दोनों की प्रतिभा के लिए घातक, दोनों की प्रगति के लिए घातक, प्रायोगिक नहीं। केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र के पास उतनी नौकरियां नहीं जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत हैं। प्रतिशोध की भावना, और अंत में ये चारों दोष 14 वर्ष भी किसी देश में रह जाते हैं तो परतंत्रता का मार्ग प्रशस्त होता है। अब तो 14 वर्ष से ज्यादा हो गए। इसलिए आरक्षण की ओर हमने संकेत किया। इसलिए सज्जनों, कोई भावुकता में प्रलोभन देकर चुनाव पर बाजी बांधने के लिए कदम न उठाया जाए तो राष्ट्र के उत्कर्ष पर अंत में प्रभाव डाले। और एक संकेत है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मामृतम गमय। कोई ऐसी भौतिकवादियों के पास विधा है जो कुछ अनित्य है उसके चपेट से जीवन को मुक्त करने की, अनित्य का आलम्बन लेकर नित्य मृत्युंजय अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करा दे, परमात्मा रूप नित्य स्वरूप होकर शेष रखे। कोई ऐसी विधा भौतिकवादियों का है? समस्त जो अचित पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनकी दास्ता से मुक्त करके, जड़ता के चपेट से मुक्त करके चिन्मात्र होकर शेष रखे। और अंत में कोई ऐसी विधा भौतिकवादियों के पास है, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से विनिर्मुक्त कर आनंद मात्र होकर जीव को शेष रखे। जीव की चाह का विषय वही है जो उसका तात्विक स्वरूप है। मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट से आत्यंतिक वियोग, इनका आत्यंतिक उच्छेद कराने वाला विश्व में कोई और वाद नहीं है। नान्य पंथा विद्यते नायक। नक्सलवाद की बात है, बहुत बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ आदि के लिए, उड़ीसा के लिए भी, विशेषकर छत्तीसगढ़ के लिए। इस पर विचार होना चाहिए। पाश्चात्य जगत का कितना प्रतिशत इसमें हाथ है, समीक्षण तो करने की आवश्यकता है ना। पड़ोसी प्रांतों का कितना हाथ है, राजनीतिक दलों का गुप्त या प्रकट कितना हाथ है। और सचमुच में
नक्सलवाद की धारा में जो बहते हैं उनकी समस्या का कितना हाथ है। इस प्रकार का वर्गीकरण करके सज्जनों नक्सलवाद को सद्भावपूर्ण सामंजस्य के माध्यम से दूर करने का प्रकल्प चलाना चाहिए। देखिए, बुरा न मानो, होली है, दुर्योधन भी युद्ध के मोर्चे पर था या नहीं? एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ था क्या? हमारी युद्ध की परंपरा देखिए, रावण भी युद्ध के मोर्चे पर, तो रामभद्र भी युद्ध के मोर्चे पर। जाके पौन फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पर आई। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री आदि क्या जाने सैनिकों की दशा, जो लुंज पुंज हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, जिनका आंसू पोंछने वाला परिवार का कोई नहीं रहता है। रामभद्र भी मोर्चे पर। युद्ध का अर्थ क्या होता है? धन मान प्राण पर्यंत को हथेली पर लेकर दोनों पक्ष आमने सामने होता है। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम। जिसके सत्य का बल होता है वो अंत में विजयी होता है।